वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। तो डियर स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है 8th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया। ओके, हमने क्या जाना था? पार्ट 1 में हमने जाना बिरसा मुंडा के बारे में, जिसको लोग क्या मानते थे? गॉड मानते थे। ओके, हमने पढ़ा था जो है आपके ये लगा लीजिए जो कि शिफ्टिंग, जो आपके झूम कल्टीवेटर्स थे। ठीक है, हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था ना। हमने हंटर्स और गैदर्स के बारे में पढ़ा था। मेनली हमने जो हर्डेड एनिमल्स थे आपके, उनके बारे में हमने जाना था। और हमने कुछ सेटल कल्टीवेशन के बारे में भी जाना था कि कैसे शटल कल्टीवेशन भी आपकी आ गई थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन ये है आपके लिए। ठीक है, बहुत जो है बच्चे इसको स्किप कर देते हैं ऐसे ही, लेकिन ट्राइबल्स से जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का आपका सेशन। ठीक है, ये चैप्टर ही पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि जैसे एक मूवी होती है ना, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर आप बीच में से देखेंगे मूवी को तो आपको भाई समझ नहीं आएगी पूरी मूवी। ठीक है, उसको क्या है कि पूरा समझने के लिए आपको मूवी के फर्स्ट पार्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो वही है कि चैप्टर का पूरा निचोड़ देखने के लिए आपको क्या है कि स्टार्टिंग से आपको देखना पड़ेगा। तो भाई चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जिसने नहीं देखा है वो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में चैप्टर को जान ले। आज मैं वीडियो का सेकंड पार्ट आपको स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। कि जो कॉलोनियल रूल था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनका क्या अफेक्ट पड़ा था ट्राइबल लाइव्स पे। ठीक है, यानी कि आपके जो आदिवासी थे उनकी लाइफ से, उनके जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ा था। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का आपका टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन भाई। तो देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि व्हाट हैपन। ठीक है, क्या है ये कि व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स। ओके, क्या मीन्स है इस लाइन का? इस लाइन का मीन्स है कि जो आदिवासी मुखिया हैं आपके, जो चीफ्स थे, ट्राइबल चीफ्स, उनका क्या हुआ था। ओके, अब देखिए भाई, इन्होंने दिया हुआ है कि बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो मेनी एरियाज हैं आपके, वहाँ पे क्या था कि इम्पोर्टेंट पीपल जो थे वो चीफ थे ट्राइबल के। ठीक है, दे इंजॉयड सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर। उनके पास ना इकोनॉमिक पावर भी थी, कुछ राइट्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी था उनका कंट्रोल करने के लिए उनकी टेरिटरी को। ठीक है, तो सम प्लेसेस में क्या था कि वो क्या करते थे, एवन पुलिस, वो अपनी पुलिस भी रखते थे, वो डिसाइड करते थे लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि जो जंगल का जितना भी प्रबंधन था, मैनेजमेंट था, वो उसको देखते थे। ओके, लेकिन अंडर ब्रिटिश रूल, जब से ब्रिटिश रूल आया है, ठीक है, उसके अंडर में क्या हो गया था कि द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली। ठीक है, अब मतलब ब्रिटिशर्स का रूल आ जाने के बाद जो उनकी पावर होती है, उनके फंक्शंस होते हैं ना, जो चीफ्स थे, ट्राइबल चीफ्स, तो वो टोटली क्या हो जाते हैं भाई, चेंज हो जाते हैं। दे वर अलाउड टू कीप द लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड। अब क्या था कि जो उनके ये लगा लीजिए कि जो काम काज थे ना, ठीक है, और जो अधिकार थे, उनके राइट्स थे, वो टोटली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब क्या था कि भाई ये लगा लीजिए आप कि वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या होता था कि उनको ना, ये लगा लीजिए आप कि उनकी जितनी भी शक्तियां थी, जो पावर थी, उनको मतलब छिन गई थी, और जो ब्रिटिशर्स के रूल थी ना, उसको मानने के लिए उन्होंने फोर्स किया था इन ट्राइबल्स को। ठीक है, जो ये ट्राइबल चीफ्स होते थे। अब ये दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग्स their people and were unable to fulfill their traditional functions। अब क्या था कि भाई जो उनके पास पहले जो पावर थी ना, अब वो उनके पास नहीं रही थी, और जो उनके ट्रेडिशनल फंक्शन थी ना, मतलब कि जो उनके पुराने काम करने वाला जो तरीका था, अब वो उनसे अनेबल हो गई थी। ठीक है, वो मतलब वो लाचार हो गए थे उन काम को करने के लिए। तो आपने पढ़ा कि व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स। अब भाई ट्राइबल चीफ्स का क्या हुआ कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स आते हैं और उनके ऊपर अपनी पावर को वो थोप देते हैं। ओके, अब उनकी जो पावर थी वो सिर्फ ना नाम के चीफ रह जाते हैं। उनके पास जो उनकी एक्चुअल पावर थी ना, वो लगभग चेंज हो जाते हैं, वो खत्म ही हो जाती है, ये मानिए। ठीक है, तो व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन
करते थे ना, जो कल्टीवेटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, अब उनका क्या होता है, बात ये भी आती है। ठीक है, तो भाई द ब्रिटिशर्स वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स who moved out and did not have a fixed home। अब क्या था कि जो ऐसे ग्रुप्स थे उनसे क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्यों? वो यहाँ वहाँ भटकते थे, वो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। तो ये लोग क्या चाहते थे कि दे वांटेड ट्राइबल, क्या चाहते थे ये लोग, ये चाहते थे कि जो ये ट्राइबल एरिया वाले हैं ना, ये भाई एक जगह में ना सेटल हो जाएं। ठीक है, और बिकम पीजेंट कल्टीवेटर्स, और उनको ये क्या कर दे भाई कि जो पीजेंट यानी कि किसानों के रूप में इनको ये बना दे। ये चाहते थे कि ये एक जगह पे ना मतलब फिक्स रहकर ये कल्टीवेशन अपनी करें। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है ना स्टूडेंट्स, तो आप ना कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी कमेंट किया करें। ठीक है, अपनी राय मेरे को दिया करें कि भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ मैम इसको बताइए। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं बेझिझक। अब देखिए आगे क्या है, आगे कहते हैं कि सेटल्ड पीजेंट वर अर्लियर्स टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। अब ये कहते हैं कि जो एक जगह मतलब टिक कर जो फिक्स होकर खेती करते हैं ना, उन किसानों को नियंत्रित करना तो इजी था। ठीक है, उनसे भी काम करा सकते थे। तो ये मानते हैं कि द ब्रिटिशर्स आल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे ना वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो इनका रेवेन्यू करने का जो सोर्स है ना, ठीक है, वो यहाँ से उनको मिल सकता है रेगुलर। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर से। ठीक है, अब ये मानते हैं कि भाई देखिए ये कि आगे क्या कहते हैं कि सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स, दैट इज दे मेजर्ड ऑफ लैंड, डेफिनाइट द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट्स। ओके, अब ये क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया कि जो उनके लैंड है ना उसको मेज़र किया, और जो एवरी जो पर्सन था ना उसको उनका जो पार्ट था वो उनका फिक्स कर दिया था कि भाई आपको ना ये पार्ट दे दिया जाएगा। और इससे क्या हुआ, उन्होंने ये भी फिक्स किया कि उन्हें कितना रेवेन्यू देना होगा इसके बदले में। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, आगे इन्होंने किया कि भाई सम पीजेंट वर डिक्लेयर लैंड ओनर्स, अदर टेनेंट्स। ठीक है, मतलब कुछ को तो उन्होंने उस लैंड का क्या बना दिया भाई, पीजेंट बना दिया, मतलब कि स्वामी बना दिया, और कुछ को क्या बना दिया, टेनेंट्स बना दिया, मतलब कि पट्टे पर उनको ये लगा दिया। एक तरह से लोकल भाषा में ये कहते हैं ना कि उगाही पे दे दिया, तो उनको टेनेंट्स बना दिया गया। ओके, एज यू हैव सीन चैप्टर 2, आप चैप्टर 2 में देख चुके हैं कि द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। आपने पढ़ा था ना चैप्टर 2 में कि जो ये टेनेंट्स होते थे, पट्टेदार जो होते थे, उनको क्या करना होता था कि जो उनके भूस्वामी होते थे ना, ठीक है, लैंड ओनर जो होते थे उनको इनको रेवेन्यू देना होता था। ठीक है, और सरकार को भी। ठीक है, अब देखिए कि द ब्रिटिशर्स एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। लेकिन जो ये ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे कि भाई झूम कल्टीवेटर्स को ये जो प्रोसेस था इनका बसाने का, शिफ्ट करने का, ये इनकी कोशिश जो थी ना वो कामयाब नहीं हुई, फेल हो चुकी थी। ओके, सक्सेसफुल नहीं थी। तो सेटल फ्रॉग कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केयर एंड द सोइल इज ड्राई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था कि भाई पानी की जहाँ पर कमी हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना इतना इजी नहीं होता है। ओके, तो भाई झूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू फ्लग कल्टीवेशंस ऑफ्टन सफर्ड सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स। ओके, अब वहाँ पे जो ये कल्टीवेटर्स थे, झूम कल्टीवेटर्स, उनको बहुत ज़्यादा ना नुकसान हुआ, और उनके जितने फील्ड्स थे वहाँ पे वो उतनी अच्छी उपज वो लोग नहीं दे पाते थे। ठीक है, अब मेनली क्या हुआ कि आप ये लगा लीजिए कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया था ना इंडिया के अंदर, वहाँ पे कंटिन्यूइंग विद द देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अल्टीमेटली अलो द टीम द राइट टू द कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब वहाँ पर क्या होता है कि भाई जो ये आपके शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो इस बात पर अड़े रहे कि उनको ना उनके जो ट्रेडिशनल तरीके थे ना,
ठीक है, ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस थी उनकी, उनको उसी ढंग से कल्टीवेशन की जाए भाई, ठीक है, उनको भाई उनके जंगलों में घूमने की छूट दी जाए, जैसे वो फॉरेस्ट एरिया में कल्टीवेशन किया करते थे ना, उनको उनके तरीके से ही कल्टीवेशन की जाए। उन्होंने ब्रिटिशर्स से इस बात की डिमांड की थी। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट लॉ और देयर इम्पैक्ट। अब देखिए भाई आगे ना एक फॉरेस्ट लॉ आ जाता है, वन कानून आ जाता है, और उसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कि देखिए द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। आपको पता है कि जो ट्राइबल्स थे, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो किससे कनेक्टेड थे भाई, वो फॉरेस्ट से कनेक्टेड थे, ठीक है भाई, उनका जंगल ही सब कुछ था, ठीक है। तो सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल अफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ्स। अब क्या हुआ था कि जो ये चेंजेस आ रही थी ना फॉरेस्ट लॉ को लेकर जितने भी, तो उनका ना ट्राइबल्स लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। कैसे कि द ब्रिटिशर एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट द फॉरेस्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टाइम्बर विच द ब्रिटिशर्स वांटेड। अब क्या था कि जो ये ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने सारे फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल कर लिया था, ओके, और जो फॉरेस्ट था उसको स्टेट की संपत्ति उन्होंने बता दिया था। अब जो कुछ फॉरेस्ट ऐसे थे जिनको उन्होंने ना रिजर्व फॉरेस्ट बता दिया कि भाई ये रिजर्व्ड है, इन पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। तो ऐसा क्या था कि ये लगा लीजिए आप कि इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। अब पीपल्स को इनमें ना फ्रीली घूमने की क्या थी, इजाज़त नहीं थी। प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कोलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे पीपल्स जो थे ना फ्रूट को कोलेक्ट नहीं कर सकते थे, हंट नहीं कर सकते थे एनिमल्स को, ठीक है। तो हाउ वर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन। ऐसे में जो झूम कल्टीवेशन थे वो कैसे रह सकते थे, ठीक है, वो कैसे जिंदा रह सकते थे। तो क्या हुआ कि भाई मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवहुड। अब ऐसे में उन्होंने क्या किया कि वे अदर एरिया में गए अपने किसके लिए, वर्क के सर्च के लिए और लाइवहुड के लिए, ओके। फिर ये कहते हैं कि बट वंस द ब्रिटिशर्स स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ट्राइबल पीपल जो थे वो जाने लगे ना जंगल से, तो भाई ब्रिटिशर्स को फेस करनी पड़ी एक प्रॉब्लम। क्या कि फ्रॉम वर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट्स इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, ठीक है। अब बात ये आई, प्रॉब्लम ये आई कि भाई जो उन्होंने ये स्लीपर्स बनाए थे ना, रेलवे स्लीपर्स के लिए जो पेड़ काटना था, अब उस लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करनी थी, तो उसके लिए जो मजदूर थी ना, ठीक है भाई, ये मजदूर कहाँ से लाई, लेबर कहाँ से लाई, क्योंकि लोग तो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो तो यहाँ से जा रहे हैं, वो तो ये एरिया छोड़ रहे हैं, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे लेबर। अब भाई उन्होंने अपना ना दिमाग दौड़ाया। अब देखिए आगे वो क्या करते हैं। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो होते हैं कम अप विद द सिचुएशन, ठीक है, उनके माइंड में एक सिचुएशन की ना सॉल्यूशन आता है, कम अप विद द सॉल्यूशन, सॉरी सिचुएशन नहीं, अब उनके मन में एक सॉल्यूशन आता है। वो सॉल्यूशन क्या होता है कि दे डिसाइड दैट दे वुड गिव झूम कल्टिवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन अ फॉरेस्ट एंड अलो देम टू कल्टिवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and took after the forest। अब देखिए क्या करते हैं उनके साथ, ये ना एक लैंड के पैचेस दे देते हैं कल्टीवेटर्स को, ठीक है, जो झूम कल्टीवेटर्स होते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप ना एक लैंड का एक पैच ले लो, मतलब कि एक हिस्सा ले लो और वहाँ पर खेती करो आप लोग, ठीक है। और अब क्या करते थे वो, अब करते थे कि आप अपने मनमाने ढंग से खेती कर सकते हैं और गाँव में रह भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आप करोगे किसके अंडर में काम, ये करोगे आप फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट था उसके लिए करोगे, ठीक है। आपको फॉरेस्ट की जो देखभाल भी करनी होगी। तो इस तरह से उनको क्या हो गया था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ना उसको भाई स्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई टू चीप लेबर। अब उनको चीप लेबर मिल गई थी इसके लिए, ठीक है, मतलब कि सस्ते श्रमिक उनको मिल गए थे और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। और जो ये झूम कल्टीवेटर्स थे ये भी भाई एक ही जगह पे रह गए, इनको भी दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं होना पड़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं स्लीपर्स के बारे में। देखिए स्लीपर्स क्या थे, आपको दिखाई दे रहा है ना स्लीपर्स,
तो ये स्लीपर्स क्या थे भाई, ये थे द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स टू वुड, सॉरी क्या थे ये आपके कि द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स टू ऑफ वुड ऑन विच रेलवेज लाइंस आर लेड। भाई ये लकड़ी की ना हॉरिजॉन्टल तख्ते होते थे जिन पर जो रेल की पटरियां होती थी वो क्या की जाती थी, वो लेड की जाती थी, वो बिछाई जाती थी। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब देखिए मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। अब देखिए भाई कुछ लोगों ने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ठीक है हम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को है ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने क्या किया कि दे डिसॉल्व्ड, ठीक है, द न्यू रूल्स। उन्होंने ना इस नए रूल्स को थोड़ा सा मतलब परेशानी आई उनको, तो उन्होंने इन नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। कंटिन्यूड विद प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर इलीगल एंड इट टाइम्स रोज इज ओपन, ठीक है, रिबेलियन सच वाज द रेवोल्यूट ऑफ सोंग्राम संग्रह इन 1906 इन असम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है आप लोगों के लिए कि भाई जो लोग थे ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई एक रिवॉल्यूट किया इसके लिए, फॉरेस्ट लॉ जो ये बना था ना इसके अगेंस्ट एक इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया भाई एक रिवॉल्यूट। वो रिवॉल्यूट क्या था, सोंग्राम संग्राम, ठीक है, 1906 में। कहाँ पे, आसाम के अंदर। आसाम के अंदर तो ये रिवॉल्यूट कहाँ पे हुआ था भाई, सोंग्राम संग्राम माना जाता था इसको, 1906 में जो आया था। लेकिन जो आप ये लगा लीजिए दूसरा जो ये फॉरेस्ट सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट सत्याग्रह था 1930 के अंदर, ये कहाँ पे था, ये सेंट्रल प्रोविंसेस मतलब कि मध्य प्रांत के अंदर ये आपका आया था। ये सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सोंग्राम संग्राम है वो कहाँ पे होता, तो सोंग्राम संगमा हुआ था 1906 में असम के अंदर। ओके फिर बात करते हैं कि द प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब भाई ट्रेड को लेकर भी प्रॉब्लम आई थी, वो क्या थी देखिए, चलो चलते हैं देखते क्या थे कि तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफ्टन वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके, ऑफरिंग कैशेस लोन एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस। अब क्या हुआ था कि भाई जो 19th सेंचुरी है ना उसके टाइम में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रेडर्स थे और जो ये आपकी ये लगा लीजिए मनी लैंडर्स जो थे, महाजन जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगलों में ना जल्दी जल्दी आने लगे वो लोग, ठीक है, और वो क्या चाहते थे, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के जितने भी प्रोड्यूस थी ना उसको वो लोग चाहते थे, और ऑफरिंग कैशेस लोन, और वो लोन्स भी देते थे, ठीक है, ये कैशेस लोन्स देते थे। और आदिवासियों को क्या करना पड़ता था, ये जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे उनको अब ये बात समझ आने लगी थी, ठीक है, कुछ आदिवासियों को ये बात समझ आने लगी थी, क्यों, क्योंकि उनकी जो मजदूरी थी उन पर भाई चेंजिंग आ रही थी, ठीक है, इफेक्ट्स पड़ रहे थे। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर्स। अब जो सिल्क ग्रोवर्स थी ना रेशम उत्पादक, हम उनकी सिचुएशंस को हम यहाँ पर देखते हैं, क्या थी कि इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट वेरी हाई, ठीक है। अब देखिए भाई यूरोपियन कंट्री के अंदर मार्केट के अंदर क्या था कि जो इंडिया का सिल्क था ना उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ओके द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज वेरी हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली। अब क्या था कि जो इंडिया का जो ये था ना सिल्क इंडिया का, उसकी गुड क्वालिटी जो थी वो सबको अट्रैक्ट करती थी, और जो इंडिया में ये लगा लीजिए आप कि जो एक्सपोर्ट था ना इंडिया में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है। अब भाई ये लगा लीजिए कि जो एज द मार्केट एक्सपेंड, जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्राई टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसके जो ऑफिसर्स थे इस डिमांड को पूरा करने के लिए वो किस पर जोर देने लगे थे, वो जोर देने लगे थे ग्रोइंग सिल्क, ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन पे। तो हजारीबाग, देखिए हजारीबाग कहाँ पे पड़ता है, ये आपका प्रेजेंट डे झारखंड के अंदर, ये झारखंड के अंदर पड़ता है। यहाँ पे क्या था कि वॉज एन एरिया वर द संथाल्स रियर्ड कोकून्स। अब देखिए एक जनजाति है जिसका नाम है संथाल, वो क्या करते थे, वो कोकून्स पालते थे, मतलब कि रेशम के कीड़े वो लोग पालते थे। तो द
traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collect the cocoons। अब इनको क्या करना था कि ये आदिवासियों को ना लोन्स देते थे, ठीक है। रेशम के व्यापारी क्या करते थे, अपने एजेंट्स भेजते थे और उनको वो लोग क्या करते थे, लोन्स देते थे और ये कोकून्स को इकट्ठा कर लेते थे। अब क्या होता था कि 1000 कोकून्स के लिए जो ग्रोवर्स होते थे ना, वो क्या पेड करते थे, 3 and 4 फॉर 1000 कोकून्स। अब 1000 कोकून्स के बदले उनको क्या मिलता था, रेज 3 and 4, मतलब कि 3-4 रुपये उनको मिलते थे, ये लगा लीजिए। तो दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू द बर्दवान ऑफ और गया वर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। अब वर्धमान जो कि गया में पड़ता है, वहाँ पे ये लोग कितनी कीमत में बेचते थे इसको, 5, ठीक है, 5 गुना बेचते थे इसको, ये लगा लीजिए भाई। उन लोगों का कितना कम दिया जाता था। तो सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोवर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। अब जो एक्सपोर्टर्स थे, ठीक है, और जो सिल्क प्रोडक्शन थे, उनके बीच में एक कड़ी का काम करने वाले जो बिचौलिए थे ना, उसको जम के प्रॉफिट होता था। ओके, द सिल्क ग्रोवर्स अर्नड वेरी लाइट। अब जो सिल्क ग्रोवर्स होते थे उनको सिर्फ छोटा सा ही फायदा होता था, ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। अंडरस्टैंड मैनी ट्राइबल ग्रुप्स आर द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन इनेमीज। तो ऐसे जो ये थे ना बेचारे आदिवासी, ये क्या थे कि व्यापारियों को ना अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। अब देखिए आपको ये लेडीज यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, ये हजारीबाग में ये क्या कर रही है, डोमेस्टिक वर्क वॉज नॉट कन्फर्ड एट टू द होम, दे कैरिड देयर बेबीज विद द देम टू द फील्ड एंड द फैक्ट्रीज। अब ये देखिए अपने, ये लगा लीजिए अपने बच्चों को ये लोग ना साथ में लेके जाती थी, ये औरतें काम करती थी, ठीक है। चटाई बुन रही है ये औरत, ठीक है, ये गोदारा औरतें क्या कर रही हैं, ये यहाँ पे वीविंग कर रही है, चटाई बुन रही हैं। ओके, तो ये बहुत मुश्किल काम होता था, ये औरतें भी करती थी भाई। तो इनका जो लाइफ स्टाइल था वो ये लगा लीजिए टोटली, मतलब बहुत बुरा इन लोगों पे असर पड़ा था जो ब्रिटिशर्स थे। तो अब देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं ना 2 men, ये क्या था कि भाई सर्च फॉर वर्क। अब ये काम की तलाश में ये लोग क्या करते थे कि बहुत दूर दूर घूमते थे, ठीक है। द फ्लाइट टू ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फॉर अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज एवन रोड्स, ठीक है। अब ये लोग काम की तलाश में भाई बहुत ज़्यादा दूर जाते थे, ठीक है। ठीक है, फ्रॉम द लेट इन 19th century टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप, द माइनिंग बिकम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। अब क्या हो गया था कि 19th century के लास्ट टाइम पे क्या था कि जो चाय के बागान थे वो फैलने लगे थे और जो माइनिंग फैक्ट्रीज थी वो भी एक इम्पोर्टेंट मतलब इंडस्ट्री बन गई थी। तो ट्राइबल वर रिक्रूटेड इन लार्ज numbers to work the tea plantation of Assam and the कोयल माइनर्स ऑफ झारखंड। अब असम के अंदर तो भाई टी प्लांटेशंस की ज़रूरत पड़ती थी और जो झारखंड था उसके अंदर कोयल की माइंस थी, उसमें जो है उनको बड़ी संख्या में जो ये थे आपके ट्राइबल ग्रुप्स, इनको भर्ती कर लिया जाता था। हु पेड देम मिसरेबली लॉज वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम्स। और ये क्या करते थे, ये ठेकेदार जो होते थे उनको बहुत लो प्राइजेस देते थे और इनको ना घर पे रिटर्निंग होम, इनको कोई भी मतलब जाने की आज्ञा नहीं देते थे, ये लौट कर इनको बहुत काम इनसे लोग करवाते थे। तो भाई इनकी बहुत दयनीय दशा थी। बाकी का जो बचता है हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है आपके लिए। और भाई जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारा एनसीईआरटी का जो मटेरियल है वो मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ। तो मेरे चैनल के अंदर आपको एनसीईआरटी 6 to 10